पिछले कुछ महीनों से मोदी जी की गारंटियों का दौर चल रहा है, पर इनमें भी व्यक्ति की आजादी की कोई गारंटी नहीं है। अलबत्ता पिछले कुछ महीनों से सरकार यह साबित करने पर तुली है, इस देश में केवल वही अभिव्यक्ति आजाद होगा जो मोदी जी, बीजेपी और संघ का गुणगान करेगा या उनका प्रचार करेगा। इनसे परे की अभिव्यक्ति पर पहरे लगा दिए जाएंगे। आज इसी अभिव्यक्ति की गारंटी को आगे बढ़ाते हुए बोलता हिंदुस्तान नाम के यूट्यूब चैनल की बोलती बंद कर दी गई। गोदी मीडिया तो वैसे ही कोई सवाल नहीं करता, ले देकर जनता के पास सोशल मीडिया यूट्यूब ही बचा था। अब उस पर भी रोक लगाई जा रही है। सिर्फ बोलता हिंदुस्तान ही नहीं, और भी यूट्यूब चैनल्स है जिसको यूट्यूब ने नोटिफिकेशन जारी किया है। और ये सब किसके कहने पर किया जा रहा है? सरकार जी के। इससे पहले ट्विटर के अकाउंट बंद कराए गए थे। ट्विटर ने कहा था भारत सरकार अकाउंट बंद करवा रही है, साथ में धमकी भी दी, अगर ऐसा नहीं करा तो जेल जाना होगा और जुर्माना देना होगा। दोस्तों, अगर यही हाल रहा तब तो आम लोगों के लिए बोलने का मंच खत्म हो जाएगा। लोग कहां जाएंगे, कहां अपनी बात रखेंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। दोस्तों, इतने सारे गोदी चैनल आराम से चल रहे हैं, फाइन देने के बाद भी वही सब दोहरा रहे हैं, लेकिन अब यूट्यूब से दिक्कत होने लगी है। ताकि सारे रास्ते बंद हो जाए, विपक्ष को जेल में डालो और बोलने वालों का चैनल बंद करो, फिर 400 क्या 800 पार ही हो जाएगा। सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में हत्या से संबंधित एक डॉक्यूमेंट्री को देश में दिखाए जाने से प्रतिबंधित किया। कनाडा सरकार ने वैंकूवर में पार्किंग में हुई इस हत्या के लिए भारत सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर सभी वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म को आदेश दिया कि इस डॉक्यूमेंट्री को ब्लॉक कर दिया जाए। इस डॉक्यूमेंट्री को कनाडा के राष्ट्रीय नेटवर्क सीबीसी के फिफ्थ एस्टेट नामक चैनल ने बनाया है। कुल 43 मिनट की इस डॉक्यूमेंट्री का नाम है कॉन्ट्रैक्ट टू किल। सीबीसी ने अपने वक्तव्य में बताया है, नेटवर्क डॉक्यूमेंट्री टीम के साथ खड़ा है, इसे विस्तृत अनुसंधान के बाद बनाया गया है और पत्रकारिता के मानदंडों को पूरी तरह से खरा उतरता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब और एक्स ने भारत सरकार के आदेश की पुष्टि की है और कहा है कि आदेश को मानते हुए इस डॉक्यूमेंट्री को केवल भारत में ब्लॉक किया जा रहा है, पर भारत छोड़कर पूरी दुनिया में इसे देखा जा सकेगा। एक्स के बयान में कहा गया कि डॉक्यूमेंट्री को केवल आदेश मानते हुए ब्लॉक किया जा रहा है, पर वे भारत सरकार के आदेश से सहमत नहीं है और अभिव्यक्ति की आजादी और प्रेस की आजादी का आदर करते हैं। भारत सरकार विरोध की किसी आवाज से किस कदर डरती है, इसका अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि लगभग 1 साल के अंदर ही यह दूसरी डॉक्यूमेंट्री है जिसे केंद्र सरकार ने प्रतिबंधित किया है। वर्ष 2023 के शुरू में इमरजेंसी कानूनों की मदद से गुजरात दंगों से संबंधित बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री द मोदी क्वेश्चन को केवल प्रतिबंधित ही नहीं किया गया था, बल्कि केंद्रीय जांच एजेंसियां बीबीसी के कार्यालय को और कर्मचारियों की आनन फानन में जांच करने लगी थी। इसी वर्ष फरवरी में कर्नाटक सरकार की अतिथि भारतीय मूल की प्रोफेसर निताशा कोल को केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार सुरक्षा कर्मियों ने बेंगलुरु के एयरपोर्ट से बाहर निकलने नहीं दिया और वहीं से अगले दिन ब्रिटेन वापस कर दिया। निताशा कोल लंदन स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिंस्टर में सेंटर फॉर स्टडी इन डेमोक्रेसी की अध्यक्ष है। निताशा कोल भारतीय मूल की है और ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया की कार्ड धारक है, जिसके तहत भारत में कितनी बार भी आ सकती है और अपनी मर्जी की अवधि तक रुक सकती है। उन्होंने कभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आलोचना की थी, तो इसलिए जाहिर है कि केंद्र सरकार ने उन्हें देश में आने नहीं दिया। इससे पहले स्वीडन स्थित भारतीय मूल के शिक्षाविद अशोक स्वेन का केंद्र सरकार ने ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड रद्द कर दिया। अशोक स्वेन भारत सरकार की नीतियों के मुखर आलोचक रहे हैं। फरवरी 2024 के शुरू में फ्रांस की भारतीय मूल की पत्रकार वनेसा दोगनाए को अपनी पत्रकारिता में मोदी सरकार की आलोचना के कारण भारत छोड़ना पड़ा है। मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना को केंद्र सरकार शुरू से ही देश की संप्रभुता और एकता पर हमला बताती रही है
और यही मनरेगा दोगनाई के साथ भी किया गया। और फरवरी में ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने खुलासा किया था कि सरकारी आदेश के कारण उसे किसान आंदोलन से संबंधित सैकड़ों पोस्ट को ब्लॉक करना पड़ा था। दुर्भाग्य देखो, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में सेल्फ डिक्लेयर्ड विश्व गुरु यानी भारत कुल 180 देशों की सूची में 161वें स्थान पर पहुंच गया है। वर्ष 2022 में भारत 150वें स्थान पर था, यानी एक वर्ष में 11 स्थानों की गिरावट दर्ज की गई है। दुनिया के केवल 19 देश ऐसे हैं जहां मीडिया की आजादी हमसे भी बदतर है। गिरावट का सिलसिला तेजी से बढ़ रहा है। वर्ष 2021 में भारत 142वें स्थान पर था। अब ऐसी खबरें पढ़कर कोई आश्चर्य नहीं होता। अलबत्ता समाचार चैनलों को देखकर और समाचार पत्रों को पढ़कर जिज्ञासा अवश्य होती है कि अभी तक हम अंतिम स्थान पर नहीं पहुंचे। इंडेक्स में लगातार गिरते रहने से जाहिर है केंद्र सरकार जरूर खुश होती होगी और निष्पक्ष पत्रकारों और मीडिया जगत को डराने वाली नीतियों पर इतराती होगी। एक शर्मनाक तथ्य ये भी है कि पड़ोसी देश पाकिस्तान और अशांत अफगानिस्तान ने इस वर्ष प्रेस फ्रीडम के संदर्भ में पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। भारत के पड़ोसी देशों में भूटान 90वें, नेपाल 95वें, श्रीलंका 135वें, पाकिस्तान 150वें, अफगानिस्तान 152वें, बांग्लादेश 163वें, म्यांमार 173वें और चीन 179वें स्थान पर है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के अनुसार दुनिया की 85% आबादी ऐसे देशों में रहती है जहां पिछले 5 वर्षों के दौरान प्रेस की आजादी का हनन हुआ है। प्रेस की आजादी का सबसे बड़ा खतरा 3 देशों में है, जिनमें भारत, तुर्की और ताजिकिस्तान है। इस वर्ष रिकॉर्ड संख्या में देशों में प्रेस की आजादी में गिरावट दर्ज की गई है। इसका सबसे बड़ा कारण दुनिया में प्रजातंत्र के नाम पर निरंकुश तानाशाही का पनपना है। लोकतंत्र में सबको बोलने की आजादी है, सबको अधिकार होता है अपनी बात रखने का, लेकिन आज के समय में जो लोगों का मौलिक अधिकार है बोलने की आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसी का गला दबाया जा रहा है। देश में अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। ये तानाशाही नहीं तो और क्या है। संविधान ने चुनाव आयोग को देश के लोकतंत्र को बनाए रखने की जिम्मेदारी दी है, पर अफसोस वो भी कठपुतली बना हुआ है। चुनाव आयोग साहिब की जेब में है। फ्री एंड फेयर चुनाव कैसे होगा? भाजपा ने दिल्ली भर में आपत्तिजनक पोस्टर होर्डिंग्स लगाए गए हैं और 6 दिन से ईसी ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी ने इंदिरा गांधी जैसी गलती नहीं की। इंदिरा गांधी ने संविधान के अनुच्छेद का हवाला देकर इमरजेंसी लगाई थी, जबकि नरेंद्र मोदी ने बिना इमरजेंसी घोषणा के ही संस्थाओं के दुरुपयोग में विपक्ष और विरोध को कुचला है। मीडिया का सरेंडर कराया, मतलब वह सब कर लिया जो इंदिरा गांधी भी नहीं कर पाई थी। इंदिरा गांधी ने सेंसरशिप की, विरोधियों को जेल में डाला, लेकिन मोरारजी, चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, वाजपेयी, आडवाणी आदि के घरों में छापेमारी तो नहीं करवाई थी। उन्हें चोर, भ्रष्ट, बेईमान बताने के वैसे झूठ तो नहीं रचे जैसे हाल में महुआ मोइत्रा राहुल गांधी की सांसदी खत्म कराने या मनीष सिसोदिया, हेमंत सोरेन को जेल डालने के लिए हुए। दोस्तों, कोई माने या ना माने इस बात को, लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव निर्णायक तौर पर दुनिया की निगाह में नरेंद्र मोदी को दूसरा व्लादिमीर पुतिन बनाने वाला है। वैश्विक मीडिया इन दिनों भारत के लोकसभा चुनावों में पक्षपात, विपक्ष के प्रति निष्ठा और नरेंद्र मोदी की करनियों से भरा है। चुनाव आयोग जहां भारत को शर्मसार करता हुआ है, वहीं नरेंद्र मोदी वापिस 2014 से पहले की इमेज पाते हुए है। कहा जाने लगा है कि चुनावों में भारत का लोकतंत्र रूसी लोकतंत्र के रास्ते है। नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन भाई भाई है, क्योंकि विश्व के जो अखबार, टीवी चैनल, सोशल मीडिया है, वह उस एक एक घटना को रिपोर्ट करते हुए है जो भारत के लोकतंत्र पर हथौड़े चलाना जैसी है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, तुर्की आदि इस्लामी लोकतंत्र को छोड़े, लेकिन क्या अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे किसी भी सभ्य लोकतंत्र में
कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति वैसी तानाशाही नहीं कर सकता जो मोदी राज में हो रही है। वी डैम वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट की डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 के अनुसार विभिन्न घटकों में गिरते स्कोर के साथ भारत अब भी एक चुनावी तानाशाही वाला देश बना हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार भारत 2023 में ऐसे टॉप 10 देशों में शामिल रहा जहां अपने आप में पूरी तरह से तानाशाही अथवा निरंकुश शासन व्यवस्था है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि भारत 2018 में चुनावी तानाशाही में नीचे चला गया और 2023 के अंत तक इस श्रेणी में बना रहा। डेमोक्रेसी विनिंग एंड लूजिंग एट द बैलेट, यानी चुनाव में लोकतंत्र की जीत और हार शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया है इस समूह के 10 में से 8 देश निरंकुशता की शुरुआत से पहले लोकतांत्रिक थे। उन 8 में से 6 देशों में कोमोरोस, हंगरी, भारत, मॉरिशस, निकारागुआ और सर्बिया में लोकतंत्र खत्म हो गया है। 2023 में केवल ग्रीस और पोलैंड ही लोकतंत्र बने रहे। लोकतंत्र ढहने की यह आवृत्ति एक हालिया अध्ययन से मेल खाती है जिसमें दिखाया गया है कि 80% लोकतंत्र ढह जाते हैं यदि वे निरंकुश होना शुरू कर देते हैं। इसमें कहा गया है वर्षों से भारत में तानाशाही की प्रक्रिया का अच्छी तरह से दस्तावेजीकरण किया गया है जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में क्रमिक लेकिन पर्याप्त गिरावट, मीडिया की स्वतंत्रता से समझौता, सोशल मीडिया पर कार्रवाई, सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों का उत्पीड़न, साथ ही नागरिक समाज पर हमले और विपक्ष को डराना धमकाना शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सत्तारूढ़ बहुलता विरोधी हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी ने उदाहरण के लिए आलोचकों को चुप कराने के लिए राजद्रोह, मानहानि और आतंकवाद विरोधी कानून का इस्तेमाल किया है। भाजपा सरकार ने 2019 में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के संशोधन करके धर्मनिरपेक्षता के प्रति संविधान के प्रतिबद्धता को कमजोर कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी के नेतृत्व वाली सरकार धार्मिक अधिकारों की स्वतंत्रता का भी दमन कर रही है। राजनीतिक विरोधियों और सरकारी नीतियों का विरोध करने वाले लोगों को डराना धमकाना, साथ ही शैक्षणिक क्षेत्र में असहमति को दबाना अब प्रचलित हो गया है। इससे पहले साल 2022 की रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत तानाशाही पूर्ण देशों की सूची में टॉप 10 में है और यहाँ हालात और बिगड़ेंगे। उससे पहले साल 2021 की रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत में 2014 में भाजपा की मोदी सरकार आने के बाद और उनके द्वारा हिंदू राष्ट्रीय एजेंडे का प्रचार के बाद से लोकतंत्र के स्तर में अधिक गिरावट देखी गई है। दोस्तों, ये तो हुई रिपोर्ट की बात, पर आज के समय में जो मोदी सरकार भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ आई, आज वही भ्रष्ट अपराधियों को अपनी पार्टी में शामिल कर उनके पाप धो रही है। किसानों को खेत से सड़क तक पहुंचा दिया गया, महिलाओं पर होते अत्याचार में आंखें फेर ली, एक अकेला सब पर भारी बोलते रहे। इस तानाशाही के दौर में सच में एक अकेला सब पर भारी है, चाहे उसमें भी व्यक्ति की बोलने की आजादी छीनना हो। हम इतिहास के उस दौर में खड़े हैं जहां मानव अधिकार और अभिव्यक्ति के आजादी के संदर्भ में हम पाकिस्तान, रूस, चीन, बेलारूस, तुर्की, हंगरी, इजराइल को आदर्श मानकर उनकी नकल कर रहे हैं और विश्व गुरु का डंका पीट रहे हैं। यह दरअसल देश के मेन स्ट्रीम मीडिया की जीत है, क्योंकि यह मीडिया ऐसा ही देश, ऐसी ही निरंकुश सत्ता चाहती है जिसके तलवे चाटना ही उसे समाचार नजर आता है। यही राम राज्य है। भारत में कानून काम नहीं कर रहा है, बल्कि नरेंद्र मोदी का हुक्म काम कर रहा है। लोकतंत्र अब मोदी तंत्र में कन्वर्ट है और कथित लोकतंत्र के सबसे बड़े अंग मीडिया में मोदी इज इंडिया, इंडिया इज मोदी की तुरही बजा अधिनायकवादी नैरेटिव बना डाला है। तो भारत अधिनायकवादी हुआ या लोकतंत्रवादी? आप खुद ही सोचिए। मीडिया की स्वतंत्रता खतरे में है, विधायकों की खरीद बिक्री हो रही है, गवर्नर राज्यों में मनमानी कर रहे हैं, चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रहा और जांच एजेंसियां विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर रही है। क्या भारत एक लोकतांत्रिक देश है? हम लोग जिस देश में रहते हैं, क्या उसमें लोकतंत्र जीवित है? क्या ये सचमुच का लोकतंत्र है या फर्जी कोई तमाशा है?
खैर, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।